ऑन द स्क्रीन लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें एनरोलमेंट किया जा सकता है 18 to 50 ईयर्स की एज में। साथ ही में इस स्कीम में जो आपका कवर रहेगा वो एनुअल रिन्यू रहेगा, यानी कि रिन्यू आपको हर साल इस पॉलिसी को करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए पॉलिसी है जहां पे आपको प्रीमियम पे करना होगा 436 रुपीज पर एनम। 1 साल का ये आपका प्रीमियम रहेगा। रिस्क कवर जो होगा वो 2 लाख रुपीज का होगा और ये 2 लाख रुपीज का जो रिस्क कवर है आपका ये मिलेगा इन केस ऑफ नेचुरल डेथ। साथ ही में अगर मैं बात करूं इसके पुराने प्रीमियम की, तो पुराना प्रीमियम हुआ करता था 330 रुपीज, जो बढ़ा के 436 रुपीज कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्कीम के बारे में बात करते हैं। दैट इज अबाउट प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस स्कीम को भी 2015 में मिस्टर मोदी ने कोलकाता से लॉन्च किया था। ये स्कीम भी आपका कौन सा स्कीम है? दैट इज योर एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है जहां पे एनरोलमेंट किया जा सकता है 18 से 70 ईयर्स की एज में। यहाँ पे आपका जो प्रीमियम रहेगा 20 रुपीज पर एनम रहेगा, यानी कि ये स्कीम भी आपका एनुअल रिन्यूएबल पे डिपेंड करती है। जिस साल आपने प्रीमियम दिया उस साल ये कवर करेगा आपकी एक्सीडेंटल डेथ को, अदरवाइज नहीं। साथ ही में अगर मैं बात करूं रिस्क कवरेज की, 2 रिस्क कवरेज उसमें दिए गए हैं। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है या फुल डिसेबिलिटी का केस होता है तो 2 लाख रुपए रिस्क कवर होगा। अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपए का रिस्क कवर होगा। साथ ही में एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर पर्सन की डेथ हुई है सुसाइड से, अल्कोहल से, ड्रग अब्यूज से एक्सेट्रा, तो वहां पे ये कवर नहीं होता है अंडर द सुरक्षा बीमा योजना। फुल डिसेबिलिटी का मतलब है लॉस ऑफ यूज इन बोथ आईज, हैंड्स और फीट, और पार्शियल डिसेबिलिटी का मतलब है लॉस ऑफ यूज इन 1 आई, हैंड और फुट। तो ये है हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें अब प्रीमियम आपका 20 रुपए हो चुका है, पहले 12 रुपए हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्कीम के बारे में बात करते हैं। दैट इज अटल पेंशन योजना। इस स्कीम को भी मिस्टर मोदी ने 2015 में कोलकाता से लॉन्च किया था। अटल पेंशन योजना आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए पेंशन स्कीम है, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। अटल पेंशन योजना को फोकस करवाया गया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए। 18 से 40 साल की एज तक के लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। 60 साल की उम्र से उनको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पेंशन जो रहेगा आपका वो रहेगा 1000 to 5000 के बीच में आपका पर मंथ। पेंशन 1000 होगा, 2000 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा। इट डिपेंड्स ऑन योर कंट्रीब्यूशन एज एज वेल एज योर कंट्रीब्यूशन अमाउंट। आप जिस एज में स्टार्ट करें उसके अकॉर्डिंग आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा, वही डिसाइड करेगा आपका पेंशन क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम की। दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये नेशनल पेंशन स्कीम कहती है सभी लोग, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हो, इन सभी एम्प्लॉयज पे ये स्कीम लागू होती है। पर आर्म्ड फोर्स एम्प्लॉयज पे ये स्कीम लागू नहीं होती। जैसे कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे इसकी डिटेल। सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम को लेकर आई थी। आपके जो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इवन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉयज पे ये एप्लीकेबल नहीं होती। आफ्टर रिटायरमेंट सब्सक्राइबर जो है अप टू 60% पैसे को एक ही बार में टेक आउट कर सकता है। रिमेनिंग जो 40% अमाउंट होगा आपका, वो आपको पे किया जाएगा इन दी इंस्टॉलमेंट, है ना। आपके रिटायरमेंट के बाद इंस्टॉलमेंट में आपको पे कर दिया जाएगा। अब ये एडमिनिस्टर होता है, रेगुलेटेड होता है PFRDA के थ्रू। PFRDA एक्ट 2013 में बनाया गया था। NPS ऑफर करता है 2 टाइप्स के अकाउंट हमें, जिसमें Tier 1 एंड Tier 2 अकाउंट होता है। अगर मैं बात करूं Tier 1 अकाउंट की, तो Tier 1 अकाउंट मैंडेटरी है NPS अकाउंट और NPS स्कीम के अंदर। Tier 2 अकाउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब आपका Tier 1 अकाउंट एक्टिव है। अगर आप एक्टिव रख रहे हो Tier 1 अकाउंट को, तो आप Tier 2 अकाउंट ले सकते हो। मैंडेटरी नहीं है Tier 2 अकाउंट होना, 1 मैंडेटरी है। Tier 2 अकाउंट में आपको विड्रॉल की परमिशन दी गई है, Tier 1 में विड्रॉल नहीं है। जब आप स्कीम से छोड़ेंगे, स्कीम को एग्जिट करेंगे, तो ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि रेस्ट्रिक्टिव है Tier 1 अकाउंट, Tier 2 अकाउंट रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी के साथ जब भी हम पेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रान नंबर जो है इंश्योरेंस के केस में इशू किया जाता है, पेंशन के केस में इशू किया जाता है। दैट इज योर परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो कि इशू किया जाएगा बाय एडा इंश्योरेंस, सॉरी PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ओके, सो PFRDA इशू करता है प्रान नंबर को, जो कि 12 डिजिट का नंबर होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कितने डिजिट इसके अंदर आएंगे। सो प्रान नंबर इज परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, इशू किया जाता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू, जो कि हर एक पेंशन स्कीम के बाद आपको मिलेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो है EPFO से रिलेटेड, जो कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है हमारा। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक ऐसा अकाउंट नंबर है जो EPFO ने दिया है इन केस ऑफ प्रोविडेंट फंड। जब भी हम हमारी जॉब को चेंज करते हैं, हर एक एम्प्लॉयर के साथ एक नया अकाउंट हमें ओपन करना पड़ता था, बट ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है एक सिंगल अकाउंट है जो मल्टीपल एम्प्लॉयर के साथ आपकी मेंटेन कर सकते हो। अलग अलग आपको अकाउंट ओपन नहीं करने होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, EPFO ने इंट्रोड्यूस किया है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को, जो कि एक्ट करेगा एज एन अम्ब्रेला फॉर मल्टीपल मेंबर आईडीज, जो कि अलॉटेड किया जाएगा एक इंडिविजुअल को बाय डिफरेंट एम्प्लॉयर्स। इंपॉर्टेंट चीज ये है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी आपका 12 डिजिट का नंबर है, जो कि एम्प्लॉइज को देता है, असाइन करता है टू एन एम्प्लॉय बाय द EPFO। जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है आपका, ये एनेबल करता है लिंकिंग ऑफ मल्टीपल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स को, जो कि एक सिंगल मेंबर को दिया जाता है। 2014 में इसको लॉन्च किया गया था अंडर द पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम के अंदर। तो प्रान नंबर भी 12 डिजिट्स का है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी 12 डिजिट्स का है, दोनों अलग अलग हैं। एक है आपका पेंशन के लिए प्रान नंबर और UAN नंबर है आपका प्रोविडेंट फंड के लिए, याद रखिएगा। डिजिट्स आपकी सेम रहेंगी। नेक्स्ट हमारा टर्म आता है ACU, एशियन क्लियरिंग यूनियन। ये एक पेमेंट अरेंजमेंट बनाया गया है ताकि जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में पेमेंट्स को प्रॉपर्ली सिक्योर वे में ट्रांसपेरेंसी के साथ कंडक्ट किया जा सके। एज यू कैन सी द इन्फॉर्मेशन, आपका ये एक पेमेंट अरेंजमेंट रहेगा जहां पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस पर्टिकुलर यूनियन के, वो इंट्रा रीजनल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अमंग द पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल बैंक और नेट मल्टीलेटरल बेसिस पे। ऑब्जेक्टिव इसको लाने का यही था कि हमें जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनमें एक एलिजिबल ट्रांजैक्शन करवाना है, इकोनॉमिनाइजिंग करवाना है यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, ट्रांसफर कॉस्ट को। साथ ही में ये प्रमोट करता है ट्रेड एंड बैंकिंग रिलेशन को पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के बीच में। इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था यूनाइटेड नेशन एस्कैप के थ्रू 1974 में। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, 1974 में UN एस्कैप इसको लेकर आया था। 9 मेंबर कंट्रीज इसकी हैं, जिसको आप M2, B2, I2, NPS से याद रख सकते हैं। M2 से हमारे पास होगा म्यांमार, मालदीव्स, B2 से हो गया बांग्लादेश, भूटान, I2 से हो गया इंडिया,
ईरान, एनपीएस से हो गया नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। 1974 और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक यूएनएसकेप ने इसको बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म जो आता है दैट इज COP26 के जो रीसेंट चेंजेस, जो लास्ट मीटिंग में चेंजेस हुए उसकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल COP है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो क्लाइमेट चेंज को लेकर कंडक्ट करता है एक समिट, जहां पे सभी मेंबर कंट्रीज आपके इसमें इन्वॉल्व होती हैं और डिसाइड करती हैं कि क्लाइमेट एक्शन को लेकर हमारा कंट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है। तो 2021 में जो आपका COP26 का मीटिंग हुआ था, वहां पे OSOWOG को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये पूछा भी गया है अक्टूबर में आपके पेपर में। OSOWOG स्टैंड फॉर द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये एक गोल है जो हार्नेस करेगा सोलर एनर्जी को, इंश्योर करेगा जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी गेट प्लेस दैट इट नीड द मोस्ट। साथ ही में इंडिया ने एक और टारगेट यहाँ पे लिया था प्लास्टिक एक्ट इन 2021 का, जिसमें इंडिया ने कहा कि हम हमारी कंट्री को सिंगल यूज प्लास्टिक बना देंगे बाय 2022। तो COP26 जो हमारा हुआ था ग्लासगो 2021 में, दो आपके इंडिया ने कंट्रीब्यूशन के बारे में बात किया, OSOWOG एंड प्लास्टिक एक्ट इन 2021। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा, जब हम बात ही कर रहे हैं COP26 की या फिर हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट एक्शन की, तो SDG का आना तो बनता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारा एक ऐसे गोल्स हैं जो 17 गोल्स हैं 169 टारगेट के साथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बनाए हैं। इनके पहले हमारे पास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDG हुआ करते थे, जिसमें 8 गोल्स हमारे पास थे। वो कंप्लीट हुआ था 2015 में, 2000 में हमने इसको स्टार्ट किया था और फिर 2015 से 2030 तक के लिए हम लेकर आ गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट हैं। SDG का जो 13th नंबर का गोल है वो बात करता है हमारे क्लाइमेट एक्शन को लेकर। तो इंडिया और क्लाइमेट एक्शन की बात अगर हम करें तो आप देख सकते हो SDG 13 जो है वो क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। COP26 के अंदर इंडिया ने सिर्फ OSOWOG को ही नहीं इंट्रोड्यूस किया था, इंडिया ने एक और टारगेट लिया। एक मतलब 5 प्रॉपर टारगेट्स इंडिया ने लिए, जिसको हम पंचामृत कमिटमेंट कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए। पहला टारगेट ये था कि नेट जीरो एमिशन इंडिया अचीव कर लेगा 2070 तक। सेकंड टारगेट ये था कि हम 500 गीगावाट जो आपका एनर्जी है वो नॉन फॉसिल एनर्जी क्रिएट करेंगे बाय 2030। थर्ड टारगेट था 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आएगा बाय 2030। फोर्थ जो था हमारा वो था कि रिड्यूस करेंगे टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन जो हमारी कंट्री में हो रहा है बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम ऑनवर्ड्स टिल 2030। और फिफ्थ जो टारगेट था वो कहा गया था बाय 2030 इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय लेस देन 45%। बाय लेस देन व्हाट? बाय लेस देन दी 45%। सो ये 5 पंचामृत कमिटमेंट जो है इंडिया ने COP26 के अंदर लिया था। टारगेट याद रखने हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टारगेट 2070 का है, जिसमें कहा गया है नेट जीरो एमिशन बाय ईयर 2070 अचीव करेगा इंडिया। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मई एंड अक्टूबर में पूछा गया है। अब बात करते हैं ग्रीन बॉन्ड्स की। हमने देखा इंडिया ने काफी सारे यहाँ पे वादे किए हैं और हम ये टारगेट्स अचीव करेंगे क्लाइमेट चेंज के लिए, है ना, उसको कॉम्बैट करने के लिए। अब एक और चीज है कि इंडिया के बैंक्स इसमें क्या करें। ऐसा तो है नहीं कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर सेक्टर्स पे आएगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से एक और इंपॉर्टेंट डेटा आप याद रखिएगा जो वर्ल्ड बैंक ने हमें दिया है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 2050 तक 2050 तक इंडिया में हर साल 2.8% का GDP डिक्लाइन होगा। हर साल पर ईयर हम बात करें 2.8%। कब तक? टिल 2050 तक। एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट था जो वर्ल्ड बैंक ने किया था और बहुत बड़े लेवल पे जो क्लाइमेट चेंज है हमें इंपैक्ट करने वाला है टिल 2050। तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर को भी कहा गया दैट यू शुड आल्सो कंट्रीब्यूट इन द क्लाइमेट चेंज। और बैंक ने क्या किया? बैंक ने इंट्रोड्यूस किया आपका ग्रीन बॉन्ड्स को। इंडिया ने पहली बार ग्रीन बॉन्ड्स को 2015 में इंट्रोड्यूस किया था। ग्रीन बॉन्ड्स आपके ऐसे बॉन्ड्स हैं जो कोई भी इशू कर सकता है। आपका गवर्नमेंट ग्रुप्स अलायंस कर सकते हैं, कॉर्पोरेट कर सकते हैं, सॉवरेन एंटिटीज कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज भी कर सकती हैं। ग्रीन बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स हैं जिनके थ्रू जो भी पैसा आप रेज करोगे वो सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में जाएगा। जैसे कि बॉन्ड्स आप जानते हो डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट मतलब लोन इंस्ट्रूमेंट है। जब भी आप बॉन्ड्स इशू करो उसके थ्रू जो भी पैसा आता है वो आप लोन की तरह लेते हो। एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद आपको रिटर्न करना होगा विद द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ग्रीन बॉन्ड से भी आप पैसा बोरो करो, डेट इंस्ट्रूमेंट है, पर जो पैसा आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में ही लगेगा ताकि हम क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर सकें। अब जब SDG की बात हुई है तो CSR की बात तो होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे को रिलेट भी करते हैं। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। अब अगर हम बात करें इंडिया के बिजनेसेस की या किसी भी कंट्री में जो बिजनेसेस चल रहे हैं, हर एक बिजनेस ऐसा है जो समहाउ एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है, जो समहाउ एनवायरमेंट को इंपैक्ट कर रहा है और उसकी वजह से हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कहा गया इंडिया के अंदर कि ये सभी कंपनीज की रिस्पांसिबिलिटी है कि सोशली कुछ बेहतर करो आप हमारी कंट्री की पॉपुलेशन के लिए, हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए। वही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी में कहा गया है हर एक कंपनी को 2% तक का अपना जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्ट करना होगा। कहां पे? आपकी कंट्री के उन जगह पे जो कि एनवायरमेंट को सपोर्ट करेंगे। एज यू कैन सी, सबसे पहली चीज हम बात करें CSR का एम है वॉलंटरीली इनकॉर्पोरेट करना इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंट ऑब्लिगेशन को इनटू बिजनेस ऑपरेशन, जो कि अचीव करेगा एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड डेमोन्स्ट्रेट करेगा बेनिफिशियल इंपैक्ट को आपके एनवायरमेंट पे, आपके एम्प्लॉइज पे, आपके कंज्यूमर्स पे, आपके शेयर होल्डर्स पे, आपकी कम्युनिटीज पे। कुछ ऐसा आपको करना है जो सभी के लिए बेनिफिशियल हो। सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट जो है ये लीगल सपोर्ट देता है CSR को इंडिया में। सेवरल SDG हमारे जो है वो एसोसिएटेड हैं शेड्यूल 7 ऑफ योर कंपनीज एक्ट से, जो कि CSR को डिफाइन करता है। CSR का शेड्यूल 7 जो है कंपनीज एक्ट के अंदर वो बोलता है कि हम कोशिश कर रहे हैं एलिमिनेट करने की हंगर को, पॉवर्टी को एंड माल न्यूट्रिशन को। और ये सेम टारगेट SDG भी लेके बैठा हुआ है 2030 तक अचीव करने के लिए। ठीक है, तो जो गोल्स हैं SDG के और जो गोल्स हैं हमारे CSR के लिमिटेडली क्या हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं। साथ ही में एक बड़ा अपडेट CSR में 2019 में किया गया था। पहले अगर कोई भी ऐसी कंपनी थी जो CSR के प्रोविजंस को अप्लाई नहीं कर रही थी, उस कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाए, उस कंपनी के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस लगाया जाता था। उस क्रिमिनल ऑफेंस में उस पार्टी को 3 साल की जेल हुआ करती थी, इंप्रिजमेंट हुआ करता था। अब ये चेंज कर दिया गया और 2020 से कहा अब ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये सिविल रॉन्ग बन चुका है। सिविल रॉन्ग है तो जेल वाली कंडीशन जो थी वो खत्म हो गई है, इंप्रिजमेंट नहीं होगा यहाँ पे 3 साल का। अब आपको
देना पड़ेगा पेनल्टी। पेनल्टी अमाउंट आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो है आपका कंपनी अगर डिफॉल्ट कर रही है तो 1 करोड़ का आपका अमाउंट जो है कंपनी पे करेगी एज अ पेनल्टी, और 2 लाख रुपए ईच डिफॉल्टिंग ऑफिसर को पे करना होगा एज अ पेनल्टी। ये कब से चेंज हुआ है? 2020 से चेंज हुआ है। पहले ये क्रिमिनल ऑफेंस था, अब ये सिविल रॉन्ग बन चुका है। तो इम्प्रिजमेंट को हटा के हम पेनल्टी का कॉन्सेप्ट लेकर आ गए। दिस इज अबाउट सीएसआर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मई अक्टूबर दोनों जगह पूछा गया था। नेक्स्ट हम बात करें म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बहुत बार हमने सुना है, रिस्क तो होती है पर कंपैरेटिवली लेस होती है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड काफी सारे इन्वेस्टर्स से फंड्स को पूल करते हैं और उस फंड्स को इन्वेस्ट कर देते हैं आपके कहां पर? डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में। जब आप अलग अलग सेक्टर में अपना पैसा लगाते हो तो पैसा डूबने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपका रिस्क जो है मिनिमाइज हो जाता है। ये जो टाइप का इन्वेस्टमेंट है इसको हम बोलते हैं हेजिंग। हेजिंग एक वो इन्वेस्टमेंट है जहां पे इन्वेस्टर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है इन द डाइवर्सिफाइड सेक्टर टू मिनिमाइज द रिस्क। ये प्रोसेस कहलाता है हेजिंग, और यही काम म्यूचुअल फंड्स करते हैं। म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है सेबी, और म्यूचुअल फंड का सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है हमारा एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। 500 रुपए से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। 3 स्ट्रेटजीज है हमारे पास, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एंड सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ये तीनों ही प्लान म्यूचुअल फंड के अंदर आते हैं। अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड की, तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो हाईली लिक्विड मार्केट में किया जाता है, जो बेहतर रिटर्न्स आपको देगा। एज यू कैन सी आपका मैकेनिज्म है, पूल कर रहा है फंड्स को। सेबी और एमफी इसको रेगुलेट करते हैं। सेबी इसका रेगुलेटरी बॉडी है और एमफी इसका सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे हम आ जाते हैं, जो कि है रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। जैसे कि मैंने आपको समझाया भी है क्लासेस में, प्रोस्पेक्टस जो होता है हमारा काइंड ऑफ मेन्यू होता है। जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर मेन्यू मंगाते हैं सबसे पहले हम, कि कौन सी डिश अवेलेबल है, क्या प्राइस है उसका, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हम देख के फिर डिसीजन लेते हैं हमें क्या ऑर्डर करना है। सेम थिंग गोज विद द शेयर्स एंड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एज वेल। जब भी हम किसी कंपनी के शेयर खरीदने चाहते हैं तो वी शुड नो अबाउट द कंपनी, ताकि एक साउंड फाइनेंशियल डिसीजन हम हमारे लिए ले सके। तो जो साउंड फाइनेंशियल डिसीजन लेने के पीछे जो जरूरत है इन्फॉर्मेशन की, हमें जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, वो हमें प्रोस्पेक्टस देता है। सो प्रोस्पेक्टस का सिंपल सा मतलब होता है एक ऑफर डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको उस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर टारगेट्स के बारे में बताता है। अगर मैं रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस की बात करूं तो ये भी सेम है, इसमें कुछ अंतर नहीं है। बस अंतर ये है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ लिखकर नहीं देता है। जो रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस होगा वो कुछ पर्टिकुलर ऐसी डिटेल्स होगा जिसको रोक के रखेगा और आपके बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद शो करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये प्रोस्पेक्टस जो है डज नॉट हैव डिटेल्स ऑफ ईदर प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग ऑफर्ड और द अमाउंट ऑफ इशू। आपका शेयर का प्राइस क्या रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स आप क्या इशू कर रहे हो, या फिर आपका इशू साइज क्या रहेगा, ये में कुछ डिटेल बताएगा, कुछ नहीं बताएगा। अगर हम बात करें प्राइस डिस्क्लोज नहीं है तो नंबर ऑफ शेयर और अपर एंड लोअर प्राइस बैंड जो होगा वो आपको बता दिया जाएगा। या फिर अगर मान लीजिए इशू साइज बता दिया गया है तो नंबर ऑफ शेयर्स को बाद में बताया जाएगा। साथ ही में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस फॉर एफपीओ जो है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जो है, वो फाइल किया जा सकता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विदाउट द प्राइस बैंड। बिना प्राइस बैंड बताए आप ये रजिस्टर कर सकते हो। साथ ही में फ्लोर प्राइस जो आपका रहेगा और द प्राइस बैंड जो रहेगा वो नोटिफाई किया जाएगा बाय वे ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। वो भी कब? एक दिन पहले आपके इशू ओपन होने के। जैसे कल आईपीओ ओपन हो रहा है तो आज आपको ये इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दे दी जाएगी। अब अगर मैं बात करूं रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस की, तो इसके कुछ कंटेंट है जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलती है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, बिजनेस डिस्क्रिप्शन आपको बताया जाता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, रिस्क फैक्टर, यूज ऑफ प्रोसीड, इंडस्ट्री ओवरव्यू, मैनेजमेंट। ये सारे कंटेंट आपको बताए जाएंगे ताकि यू कैन टेक अ साउंड फाइनेंशियल डिसीजन अबाउट योर मनी, अबाउट योर इन्वेस्टमेंट। ओके, दैट्स अ रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। नेक्स्ट टर्म वी हैव अ ग्रीन शू ऑप्शन। इफ यू टॉक अबाउट अ ग्रीन शू ऑप्शन, तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो निकाला जाता है ओवर अलॉटमेंट इशू भी इसको हम बोल सकते हैं। व्हाई? व्हेन इट हैपेंस, जब भी लेट्स से किसी भी कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि इतनी डेट पे हम इतना आईपीओ इशू करने वाले हैं। जब उस कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है हम आईपीओ लेकर आ रहे हैं इतने अमाउंट के, और जैसे ही कंपनी आईपीओ लेकर आती है मार्केट में, इन केस उस कंपनी के आईपीओ की वैल्यू डिमांड जो है वो बढ़ गई, तो उस कंपनी को अचानक से जितना ऑफर किया गया था, जितना प्रॉमिस किया गया था आईपीओ आएगा, उससे ज्यादा आईपीओ इशू करना पड़ता है। इसीलिए इसको ओवर अलॉटमेंट इशू या ग्रीन शू ऑप्शन भी हम बोलते हैं। तो आप देखो यहाँ पे ग्रीन शू ऑप्शन का सिंपल सा मतलब एक ऐसा ऑप्शन ऑफ अलॉटिंग इक्विटी शेयर इन एक्सेस ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफर्ड इन द पब्लिक इशू एज अ पोस्ट लिस्टिंग प्राइस स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म। अगर अचानक से आईपीओ मार्केट में आते ही आपके आईपीओ की डिमांड्स बढ़ गई, तो वी ऑलवेज नो जब भी डिमांड बढ़ती है सप्लाई कम होती है, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप। तो डिमांड बढ़ने से सप्लाई गिरेगी और जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ेंगे, तो प्राइस स्टेबिलिटी मार्केट में नहीं रहेगी। अब यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि प्राइसेस को स्टेबल करे, तो प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म की वजह से ये इंट्रोड्यूस कर देते हैं ऑफर जो की गई है उससे ज्यादा सिक्योरिटीज को इन द मार्केट, और इसी को हम बोलते हैं ओवर अलॉटमेंट इशू या फिर ग्रीन शू ऑप्शन। आई गेस क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, अच्छा ग्रीन बॉन्ड्स वी हैव सीन। कुछ दो इन्फॉर्मेशन रह गई थी, वो ये है कि स्टार्ट हुआ था इंडिया में ग्रीन बॉन्ड को इशू करना 2015 में, और इन सम अगर हम बात करें ग्रीन फाइनेंस जो है आपका इंडिया में वो स्टिल एट अ नेसेंट स्टेज। आपका ग्रीन बॉन्ड्स हमें ग्रीन फाइनेंस लाके देता है। ग्रीन फाइनेंस का मतलब एक ऐसा फंड, एक ऐसा फाइनेंस जो कि हम यूज कर सकते हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म है सनराइज सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर तो हमने सुना है। प्राइमरी सेक्टर वो जहां पे कलेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होता है, जिसके 3 कंपोनेंट्स है, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। सेकंड आता है सेकेंडरी सेक्टर, वो ऐसा सेक्टर है जहां पे प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करके उसको हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स के अंदर या फाइनल गुड्स के अंदर, जिसके 4 कंपोनेंट्स है, जिसमें आता है आपका माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, पावर, गैस सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। थर्ड सेक्टर है हमारा टर्शियरी सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं आपका सर्विस सेक्टर। भी ऐसा सेक्टर है जहां पे आपका सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, लाइक बैंकिंग, कम्युनिकेशन, योर फाइनेंशियल सर्विसेज, योर टीचिंग, ऑल दीज आर द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के 2 सब सेक्टर है, एक है क्वांटिटी सेक्टर जिसको हम नॉलेज सेक्टर के नाम से जानते हैं, एक है क्विंटरी सेक्टर जिसको हम जानते हैं विद द नेम ऑफ ब्रेन बिहाइंड द इकोनॉमी, है ना, ब्रेन बिहाइंड द आइडियाज, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये 3 सेक्टर्स हमारे पास है, प्राइमरी, सेकेंडरी
सेकेंडरी टर्शियरी, जिसको डिवाइड किया गया था सीएसओ के थ्रू नेशनल स्टैटिस्टिकल डेटा निकालने के लिए। इनके अलावा एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो है जहां पे आपकी जॉब की टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स, प्रॉपर, रेगुलर आपको प्रोवाइड की जाती है। एक प्रॉपर सैलरी होती है, एक प्रॉपर ड्यूरेशन होता है इंक्रीमेंट का, एक प्रॉपर लीव्स आपको प्रोवाइड की जाती है जो कि पेड लीव्स होती हैं। प्रॉपर्ली गवर्नमेंट के एक्ट लेजिस्लेशन फॉलो होते हैं, आपके पास जॉब सिक्योरिटी होती है, जैसे कि आप और मैं, हम हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर मैं बात करूं, ऐसा सेक्टर है जहां पे जॉब के टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स नहीं है, आपका सैलरी अमाउंट फिक्स नहीं होता है, आपका इंक्रीमेंट ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है, आपकी जॉब सिक्योर नहीं होती है, ना ही किसी भी तरीके का गवर्नमेंट लेजिस्लेशन फॉलो होता है, जैसे कि डोमेस्टिक हेल्प्स जो होते हैं, हमारे स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, हमारे लेबर जो है, कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है, ये आते हैं अनऑर्गेनाइज के अंदर। इनके अलावा अगर हम बात करें तो फिर बाकी सब हमारे पास, ये सब छोड़ने के बाद आ जाता है सनराइज सेक्टर। सनराइज सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो अभी इनफेंसी सा है, यानी कि अभी बहुत फेमस नहीं है, अभी ये ग्रोथ नहीं कर चुका है, बट इन द फ्यूचर इट हैव अ चांसेस टू ग्रो, इट हैव अ पोटेंशियल टू ग्रो, और ऐसा हो सकता है कि आगे जाके ये सेक्टर जो है बहुत बड़े लेवल पे तरक्की करे, उनको हम बोलते हैं सनराइज सेक्टर। तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सनराइज सेक्टर इज द वन दैट इज स्टिल इन इट्स इनफेंसी बट हैज द पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट ग्रोथ। ये ऐसा सेक्टर है जो कैरेक्टराइज किया जाता है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट से, हाई डिग्री ऑफ इनोवेशन से एंड हाई लेवल ऑफ पब्लिक अवेयरनेस से, जहां पे इन्वेस्टर अट्रैक्टेड है टू इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर्सपेक्टिव। जितनी भी एक्जिस्टिंग इंडियन इंडस्ट्रीज हैं दैट में भी कैटेगराइज एज सनराइज सेक्टर। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर आईटी है, फिनटेक है, ग्रीन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मास्यूटिकल है, ऑटोमोबाइल है, हेल्थ केयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रिटेल सेक्टर, प्रोसेसिंग प्लांट, अदर एमर्जिंग सेक्टर, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ सनराइज सेक्टर। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के अलावा ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज एंड सनराइज सेक्टर, ऑल दीज आर द सेक्टर्स वी हैव इन द इकोनॉमी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रो फाइनेंस लोन। माइक्रो फाइनेंस लोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइक्रो फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो इट कवर्स अ सर्टेन अदर सर्विसेज एज वेल। माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो सेविंग्स, माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो पेंशन। इसमें माइक्रो क्रेडिट की या फिर माइक्रो फाइनेंस लोन की जब हम बात करते हैं तो ये लोन दिया जाता है उन हाउस होल्ड्स को जिनका इनकम लेवल लो है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनकम लेवल लो होने की कोई लिमिट भी तो होगी। ये वो हाउस होल्ड्स होंगे जिनका एनुअल इनकम अप टू 3 लाख होगा ओनली। अप टू 3 लाख की इनकम एक साल में किसी भी हाउस होल्ड की हो रही तो वो माइक्रो फाइनेंस लोन लेने के लिए एप्लीकेबल है। अब हाउस होल्ड की डेफिनेशन क्या दी गई है? क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को काउंट कर सकते हैं यहाँ पे? नहीं। हाउस होल्ड का मतलब है हस्बैंड, वाइफ और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन जो होंगे वो हाउस होल्ड में आपका कहलाएगा। अगर इनका फैमिली इनकम एक साल में आपका अप टू 3 लाख है तो वो माइक्रो फाइनेंस लोन ले सकते हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आपका कोलेटरल फ्री लोन होगा, ये उन हाउस होल्ड्स को दिया जाएगा जिनका एनुअल इनकम अप टू 3 लाख रुपीस है। हाउस होल्ड का मतलब होता है एक इंडिविजुअल फैमिली जहाँ पे हस्बैंड, वाइफ और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन होंगे। ये लोन कोलेटरल फ्री होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एंड यूज की कहाँ पे इस पैसे को यूज किया जा रहा है, मोड ऑफ एप्लीकेशन, प्रोसेसिंग, डिसबर्सल, फिजिकल और डिजिटल दोनों हो सकता है। ये प्रोवाइड किया जाएगा लो इनकम हाउस होल्ड्स को। ओके, तो कोलेटरल फ्री लोन है, याद रखिएगा आपका कौन सा लोन? माइक्रो फाइनेंस लोन। अब माइक्रो फाइनेंस मैंने बताया इसकी सब सर्विसेज जो है माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो सेविंग्स, माइक्रो पेंशन और माइक्रो इंश्योरेंस भी है। एक क्वेश्चन लास्ट टाइम अक्टूबर में माइक्रो इंश्योरेंस से पूछा गया था इसके अमाउंट के बारे में। तो माइक्रो इंश्योरेंस जो आपको मिलता है वो 50,000 और लेस अमाउंट का मिलता है इन केस ऑफ योर लो इनकम हाउस होल्ड। तो रेगुलेशन जो है इफेक्टिव हुए हैं माइक्रो इंश्योरेंस के 2005 से। इस रेगुलेशन में कहा गया है कि एडिशन टू द ऑब्लिगेशन फॉर रूरल एंड सोशल सेक्टर बिजनेस ये किया जाएगा बाय ऑल इंश्योरर्स ऑन द एनुअल बेसिस। एडा माइक्रो इंश्योरेंस रेगुलेशन 2015 जो है डिफाइन करता है एक माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी को एज अ जनरल और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्लियर? यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों ही टाइप की पॉलिसीज माइक्रो इंश्योरेंस में मिलता है। अमाउंट जो है वो याद रखिएगा, इट इज अश्योर्ड ऑफ 50,000 और लेस, या तो 50,000 होगा या उससे कम का इंश्योरेंस आपको मिलेगा इन द माइक्रो इंश्योरेंस। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, सेक्शन 35 के अंदर आएगा आपका। शेड्यूल 7 जो है डिफाइन करता है इसके बारे में हमें, आपका पेनल्टीज क्या है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नेक्स्ट आता है आपकी लिमिट्स, इनबिट्स और आरईआईटीएस की। कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जा सकता है? इनबिट्स इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जिसमें 5 टाइप्स आपके होते हैं। इसको लाया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग को बढ़ाने के लिए और मैक्सिमम रिटेल इंडिविजुअल्स को भी अलाउ करने के लिए कि आप आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर में। 5 टाइप्स है यहाँ पे। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो रेंज में इन्वेस्टमेंट होता है। पहले इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 10 लाख रुपए। पहले इन्वेस्ट किया जाता था 10 लाख, 10 लाख से कम करके इसको 1 लाख लेकर आए, फिर 1 लाख से कम करके अब रेंज में ला चुके हैं 10,000 से 15,000 का रेंज है, जहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको इतना करना होगा। जब आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 10,000 से 15,000 की रेंज में, तो आपकी मिनिमम ट्रेडिंग लॉट जो अलाउ किया गया दैट इज 1 यूनिट। मिनिमम 1 यूनिट आपको खरीदना होगा और 10,000 से 15,000 की रेंज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि उससे पहले 1 लाख हुआ करता था और उससे पहले 10 लाख हुआ करता था। इसी तरीके से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करें तो ये भी एक ट्रस्ट है आपका। इसके भी 5 टाइप्स हैं। रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए इसको लेकर आए थे। इसका मिनिमम अमाउंट हुआ करता था 50,000 रुपए विद 200 ट्रेडिंग लॉट, जिसको अब कम करके आपका कर दिया गया है 15,000 रुपए बट विद सिंगल 1 यूनिट ऑफ ट्रेडिंग लॉट। तो आप देख सकते हो 15,000 है, रिवाइज ट्रेडिंग लॉट जो है 1 यूनिट है। अर्लियर इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 50,000 का और ट्रेडिंग लॉट था हमारा 200 यूनिट्स का इन द सेकेंडरी मार्केट। ये है इनबिट्स एंड आरईआईटीएस का अमाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम अमाउंट याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वी हैव ट्राई पार्टी रैपो। रैपो ऑपरेशंस की काफी सारे टाइप है ना। अगर हम रैपो ऑपरेशंस की बात करें तो काफी सारे टाइप है। आपका रैपो ऑपरेशन शॉर्ट टर्म के लिए है, हमारे पास ट्राई पार्टी रैपो है, लॉन्ग टर्म रैपो ऑपरेशन है, स्पेसिफाइड और स्पेसिफिक रैपो ऑपरेशन है, स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म रैपो ऑपरेशन, देन वी हैव टारगेटेड लॉन्ग टर्म रैपो ऑपरेशन। ये सभी रैपो ऑपरेशन है जहां पे रैपोस का ऑप्शन होता है और उसके थ्रू बैंक्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर मैं ट्राई पार्टी रैपो की बात करूं तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है 3 पार्टीज इसमें रहेंगी। एक होगा बोरोवर, एक होगा लैंडर, उनके बीच में होगी थर्ड पार्टी जो कि होगा थर्ड पार्टी एजेंट। थर्ड पार्टी एजेंट का काम है कि एडमिनिस्टर करना आपके ट्रांजैक्शन को बिटवीन दी बोरोवर एंड लैंडर। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 मेन काम ये करता है। पहला कोलेटरल सिलेक्शन का, दूसरा पेमेंट एंड सेटलमेंट का, थर्ड आपका काम करता है कस्टडी एंड मैनेजमेंट का। ये तीनों ही काम ट्राई पार्टी एजेंट के होते हैं। अगर मैं बात करूं ट्राई पार्टी एजेंट की तो ये रिस्क
पार्टिसिपेशन नहीं करता, कोई भी रिस्क अगर ट्रांजैक्शन में आता है तो बोरोवर और लेंडर को ही बियर करना पड़ेगा, ट्राई पार्टी एजेंट बियर नहीं करेगा। तो यू कैन सी हियर ट्राई पार्टी रेपो एक टाइप ऑफ रेपो कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जिसको हम बोलते हैं ट्राई पार्टी एजेंट। इंटरमीडिएट बनता है बिटवीन बोरोवर एंड सेलर, बोरोवर एंड लेंडर सॉरी। देन कोलेटरल सिलेक्शन, पेमेंट एंड सेटलमेंट, कस्टडी एंड मैनेजमेंट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द ट्रांजैक्शन ये परफॉर्म करेगा। ट्राई पार्टी रेपो सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अगस्त 2013 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ओके नाउ अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जब करते हो तो आपको एक सर्टेन इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्टमेंट करना होता है और वो इंस्टॉलमेंट का इन्वेस्टमेंट का मिनिमम अमाउंट आपका है 500 रुपीज। कोई भी पर्सन म्यूचुअल फंड में मिनिमम 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकता है, दैट्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, जैसे कि मैंने बताया कि रेपो ऑपरेशन के काफी सारे टाइप्स हैं, उसमें से एक लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन भी है। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन को कोविड के टाइम पे आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया क्योंकि आरबीआई ने देखा काफी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, उनको फंड्स की जरूरत है पर वो नहीं चल पा रही क्योंकि उनके पास फंड अवेलेबल नहीं है। तो एलटीआरओ को 2 ऑब्जेक्टिव से आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था। पहला, प्रोडक्टिव सेक्टर्स को कैपिटल प्रोवाइड किया जा सके। दूसरा, बैंक्स को कम रीजनेबल कॉस्ट पे और अफोर्डेबल कॉस्ट पे लिक्विडिटी अवेलेबल करवाई जा सके। इन 2 ऑब्जेक्टिव से हमने स्टार्ट किया था एलटीआरओ को 2020 में। तो यू कैन सी 2 ऑब्जेक्टिव्स आर देयर। एनकरेज करना है बैंक को टू अंडरटेक मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन स्मूथली सीमलेसली, ताकि क्रेडिट फ्लो जो है प्रोडक्टिव सेक्टर्स को मिल सके। सेकंड है आपका बैंक्स को अश्योर किया जा रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ ड्यूरेबल लिक्विडिटी का, जो कि रीजनेबल कॉस्ट पे होगा रिलेटेड टू प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस पे। थर्ड, आपका ये जो है अमाउंट इशू किया जाएगा फॉर 1 ईयर एंड 3 ईयर के ड्यूरेशन के लिए। आपका ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर एंड 3 ईयर का डिफाइन किया गया है। टोटल 1 लाख करोड़ का कैपिटल मार्केट में देने की बात करी थी आरबीआई ने, जिसमें पहले बार में 2 एलटीआरओ जो इशू किए गए थे 25,000 करोड़ ईच इशू किए गए थे, वो भी 3 साल के लिए एंड आफ्टर दैट 1 ईयर के लिए। सो दिस इज हाउ एलटीआरओ वाज इंट्रोड्यूस प्रोडक्टिव सेक्टर्स को कैपिटल देने के लिए एंड बैंक्स को रीजनेबल कॉस्ट पे कैपिटल अवेलेबल करवाने के लिए। नेक्स्ट आता है ट्रेसेबल्स, दैट्स अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक ही इशू कर सकता है, जो कि 3 टाइप का होता है, 91, 182, 364 डेज का। ई बिल्स को या किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हमें खरीदना है तो हम ई कुबेर प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं, जो कि आरबीआई का प्लेटफॉर्म है। और ट्रेसेबल्स को यहाँ पे यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग और ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकार के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच में जो गैप आता है उसको ब्रिज करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रेसेबल्स को। और अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी 3 टाइप है, 91, 182, 364 डेज। अब कौन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है? तो इन्वेस्टमेंट जो है वो किया जा सकता है किसी भी पर्सन के थ्रू जो इंडिया में रेसिडेंट है, चाहे अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, फर्म्स भी कर सकते हैं, कंपनीज भी कर सकती हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज भी कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी कर सकते हैं, ट्रस्ट भी कर सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी कर सकते हैं, एनआरआईज भी कर सकते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी कर सकते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी कर सकते हैं। ये सभी एलिजिबल हैं इन्वेस्ट करने के लिए इन द ट्रेसेबल्स और इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। हाँ, कि ये याद रखना होगा कि एनआरआई, ओसीआई और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड हो और फैमा के रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो। जब हम फैमा की बात करते हैं, इट्स अ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में इसको लेकर आए थे। 2000 में ये इफेक्टिव हुआ था, इसने रिप्लेस किया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को। रेगुलेशन एक्ट बोलता था रेस्ट्रिक्शन है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के ऊपर, फैमा ने उसके मैनेजमेंट को फोकस किया, रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। अब सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज पे मैनेजमेंट किया जाता है, रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था पिछले पेपर में कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कौन खरीद सकता है। तो सबसे पहले चीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होते हैं? एक पीस ऑफ पेपर जो सरकार इशू कर रही है अपने एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू के बीच के गैप को ब्रिज करने के लिए और साथ ही में अपनी मार्केट में